हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एडुकेबल आईएएस। आज हम इस सेशन में आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे 16 फाइनेंस कमीशन की। 16 फाइनेंस कमीशन जिसके अभी चेयरमैन हैं अरविंद पनगड़िया जी, उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है। और ये जो रिकमेंडेशंस हैं वह एक तरीके से लागू होंगी 2026 से लेकर 2031 तक, यानी कि 5 ईयर के लिए। यानी कि इसमें जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है टैक्सेस का, तो इन्हीं रिकमेंडेशंस के आधार पर होता है। और अगले 5 साल तक जो इसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर और स्टेट के बीच में, वह 16 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर ही होगा। तो इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी रिकमेंडेशंस इसके अंतर्गत की गई हैं जो कि 15 फाइनेंस कमीशन से डिफरेंट हैं। और इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि ये जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, क्या वह इसके अंतर्गत कोई चैलेंजेस आगे हमें दिखाई देते हैं या नहीं देते। तो इसके बारे में हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये जो 16 फाइनेंस कमीशन है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये लागू होगा 2026 से लेकर 2031 तक। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये अभी जो चर्चा में रहा, इसका कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो ये 16 जो फाइनेंस कमीशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2023 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। तो उनकी चेयरमैनशिप में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उसकी जो की रिकमेंडेशंस दी गई हैं, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि इंप्लीमेंट की जाएंगी 2026-27 फाइनेंशियल ईयर से 2030-31 के फाइनेंशियल ईयर तक। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट अभी 16 फाइनेंस कमीशन का हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हमें इसके बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करनी है कि फाइनेंस कमीशन का बैकग्राउंड कहां से तैयार होता है। तो इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इसका जो बेसिस है फाइनेंस कमीशन का, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसके अंतर्गत एक आर्टिकल है आर्टिकल 280, जिसके अंतर्गत फाइनेंस कमीशन की बात की गई है और उसके अंतर्गत इसका प्रोविजन किया गया है। तो यानी कि जो फाइनेंस कमीशन होता है वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, जो कि एक इंस्टीट्यूट और एक अथॉरिटी होता है जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके साथ ही अगर हम बात करें आर्टिकल 280 के प्रोविजन के बारे में, तो इसमें जो प्रेसिडेंट होता है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक फाइनेंस कमीशन को फॉर द रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो नेट प्रोसीड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये जो टैक्सेस की नेट जो प्रोसीड है, उसको सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो उसकी रिकमेंडेशंस के लिए इसमें प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। और इसके साथ ही इसमें एक तरीके से दूसरा जो इसमें कार्य होता है फाइनेंस कमीशन का, वह होता है कि ये एक सिद्धांत देता है, यानी कि प्रिंसिपल देता है कि जो सेंटर के द्वारा जो ग्रांट्स दी जाती हैं स्टेट को, तो वह किस आधार पर दी जाएंगी, किस कॉन्सेप्ट के आधार पर उनको डिस्पर्स किया जाएगा। तो उसके सिद्धांत भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी दिए जाते हैं। इसके साथ ही तीसरा काम इसका अंतर्गत यह होता है कि जो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटी हैं उसको ये फंड एलोकेट कराते हैं, तो उसके सिद्धांत भी ये बताता है कि जो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वह किस सिद्धांत के आधार पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को इसके अंतर्गत फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा। तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पंचायत को इसके अंतर्गत दिया जाता है 243H के द्वारा, और जो म्युनिसिपैलिटीज को जो दिया जाता है 243X, यानी कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, तो उसके लिए इसमें सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो ये 3 कार्य होते हैं किसी भी फाइनेंस कमीशन के, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें दूसरे आर्टिकल की, तो एक और आर्टिकल है आर्टिकल 280 सब क्लॉज 2, जिसके अंतर्गत ये इसमें जो क्वालिफिकेशंस होती है, यानी कि जो फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत जो एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये जो 4 जो अदर मेंबर हैं और जो चेयरमैन हैं,
उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी उसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 280 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। यानी कि इसमें यह निर्धारित करने का जो दायित्व दिया गया है वह पार्लियामेंट यानी कि संसद को दिया गया है कि वह निर्धारित करेगा कि क्वालिफिकेशन क्या होगी मेंबर ऑफ द कमीशन की। साथ ही साथ इसमें किस तरीके से उनका सिलेक्शन किया जाएगा उसका निर्धारण भी पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ ही इसका जो पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट ने इसके लिए एक फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951 एक लॉ पारित किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है इसके मेंबर्स की, इसके चेयरमैन की, साथ ही साथ उनको किस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा उसका भी प्रोविजन इन्होंने मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 में दिया है। तो यानी कि इस पावर का यूज करके संसद के द्वारा यह एक्ट बनाया गया है। इसके साथ ही अब अगर हम बात करें इस एक्ट के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट है वह अपॉइंट कर सकता है कमीशन को, जो कि इसके अंतर्गत जो चेयरमैन है जो कि यूजुअली एक्सपर्ट होना चाहिए इकोनॉमिस्ट के रूप में, साथ ही साथ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी वह हो सकता है। तो ये उसकी क्वालिफिकेशन इस एक्ट के अंतर्गत निर्धारित की गई है। इसके साथ ही जो 4 अदर जो मेंबर्स होते हैं जो कि एक तरीके से जुडिशियल सर्विसेज से वह हो सकते हैं, फाइनेंस या अकाउंटिंग सर्विस से वह हो सकते हैं, पब्लिक अफेयर्स से वह हो सकते हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से भी वह हो सकते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशंस हैं ये निर्धारित की गई हैं पार्लियामेंट के द्वारा और इस एक्ट के अंतर्गत उनको निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो फाइनेंस कमीशन होता है उसकी जो रिकमेंडेशंस होती है वह एडवाइजरी होती है, यानी कि इनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं वह ये नहीं होता कि वह लीगली बाइंडिंग हो सेंटर के ऊपर, लेकिन ये एडवाइजरी प्रवृत्ति की होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। और आज में होता क्या है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एडवाइजरी तो होती है, लेकिन इसके अंतर्गत यूजुअली होता क्या है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनकी जो सिफारिशें होती हैं वह एक्सेप्ट कर ली जाती हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो फाइनेंस कमीशन होता है वह जो भी इसके अंतर्गत जो मेंबर्स चुने जाते हैं वह गवर्नमेंट के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो इस तरीके की पॉलिसी इसके अंतर्गत निर्धारित की जाती है और वह एक तरीके से यूजुअली गवर्नमेंट के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर ही लिया जाता है। साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट होती है ये जो पार्लियामेंट के अंतर्गत ये प्रस्तुत की जाती है अंडर द आर्टिकल 281 के अंतर्गत। इसके साथ ही आर्टिकल 281 की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट को इसका दायित्व दिया गया है कि वह इसके अंतर्गत जो भी रिकमेंडेशंस होगी जो भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी गई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो भी मेमोरेंडम होगा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, उनके जो भी एक्शंस हैं जो भी उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसको पार्लियामेंट के समक्ष इसको प्रस्तुत करवाएगा। ये जो दायित्व दिया गया है वह दायित्व दिया गया है प्रेसिडेंट के लिए। तो ये जो संसद के समक्ष जो इनकी सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं वह अंडर द आर्टिकल 281 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वह इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वह एडवाइजरी होती हैं जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं तो जिसमें हमें डिस्कस करना है कि जरूरत क्यों होती है फाइनेंस कमीशन की। तो इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, यानी कि फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसमें सेंटर के भी कुछ दायित्व हैं और इसमें स्टेट के भी कुछ दायित्व दिए गए हैं, जो कि इसके कंट्री के जो इसमें सिटीजन हैं उनके प्रति उनके जो दायित्व हैं तो उन दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ फंड की आवश्यकता होती है। तो इंडिया एक फेडरल सिस्टम है और जहां पर जो पावर है डिवाइडेड होती है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इस तरीके के जो सिस्टम होता है उसको फेडरल सिस्टम कहा जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने असाइन की गई है कुछ इलास्टिक टैक्सेस को। ये जो इलास्टिक टैक्सेस होते हैं जो कि टैक्सेस होते हैं जो कि ग्रो करते हैं फास्ट विद द इकोनॉमी, जैसे कि इनकम टैक्स जो हमारा टैक्स है एक इलास्टिक टैक्स होता है। जैसे कि लोगों की इनकम लगातार बढ़ती जा रही है तो उस तरीके से इनकम टैक्स भी लगातार बढ़ता जाता है, यानी कि ये इलास्टिक प्रवृत्ति का होता है जो कि यूनियन लिस्ट के अंतर्गत दिया गया है।
यानी कि ये जो टैक्स है इसको पार्लियामेंट ही लगा सकती है, पार्लियामेंट को ही ये अधिकार है कि वह इनकम टैक्स वसूल सकती है। इसके साथ ही कुछ इनइलास्टिक टैक्स भी होते हैं, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी हो गई, टू द स्टेट लिस्ट इनको रखा गया है। और ये जो टैक्सेस होते हैं ये केवल स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा ही इनको वसूला जाता है, यानी कि उनके द्वारा ही इसको लेवाई किया जाता है, उनके द्वारा ही इसको कलेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ इनइलास्टिक होते हैं, कुछ इलास्टिक ये हमें टैक्सेस देखने को मिलते हैं। इसी कारण से होता क्या है कि जो वर्टिकल फिस्कल जो इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है, जैसे कि लोगों की इनकम लगातार बढ़ती जा रही है तो इनकम टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यूनियन के पास पैसा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर इसका ये जो इनइलास्टिक टैक्सेस होते हैं वह लगातार इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि वह टैक्सेस भी लगातार बढ़े। तो इस तरीके से सेंटर और स्टेट के बीच में इम्बैलेंस इसके अंतर्गत हो सकता है। तो इस इम्बैलेंस को ही दूर करने के लिए फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशंस दी जाती है कि जो सेंटर का जो पूल बनता है टैक्स का, जो कि एक डिविजिबल पूल होता है, तो उस डिविजिबल पूल के द्वारा स्टेट को उसमें कितना इसके अंतर्गत फंड एलोकेट किया जाना चाहिए, तो इसका निर्धारण फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये एक वर्टिकल इंबैलेंस तो ये हो ही जाता है इलास्टिक टैक्स और इनइलास्टिक टैक्सेस के कारण। लेकिन कुछ हॉरिजॉन्टल जो फिस्कल जो इंबैलेंस भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कई राज्य हैं जो कि डेवलप्ड स्थिति में हैं, जैसे कि गुजरात स्टेट हो गया, महाराष्ट्र स्टेट हो गया, जिनकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन कई हमें एक तरीके से बीमारू राज्य भी देखने को मिलते हैं जिनकी इकोनॉमी एक बेहतर स्थिति में नहीं है और उनकी इकोनॉमी के लिए जो एक फाइनेंस की आवश्यकता होनी चाहिए वह उनके पास मौजूद नहीं होती। तो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल फिस्कल इंबैलेंस भी हमें देखने को मिलता है। तो एक तो वर्टिकल इंबैलेंस को दूर करने के लिए, साथ ही साथ जो हॉरिजॉन्टल जो फिस्कल इंबैलेंस हमें देखने को मिलता है उसको दूर करने के लिए हमें फाइनेंस कमीशन की आवश्यकता इसके अंतर्गत पड़ती है, जिसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि ये जो इंबैलेंस बन गया है उसको इनकी रिकमेंडेशंस के माध्यम से दूर किया जा सके। तो इसी कारण से हमें फाइनेंस कमीशन की आवश्यकता होती है। और अंडर द आर्टिकल 280 इसको के अंतर्गत एक फाइनेंस कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, जो कि रिकमेंड करती है टैक्स ग्रांट जो शेयरिंग है, और इसके अंतर्गत एक तरीके से जो फिस्कल फेडरलिज्म है वह इसके अंतर्गत बनाए जाने का प्रयास किया जाता है। तो ये अंडर द जो आर्टिकल 280 है उसके अंतर्गत ये एक फाइनेंस कमीशन है, उसको इसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता है इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए। तो इसमें हमको पता चल गया कि हमें फाइनेंस कमीशन की आवश्यकता क्यों होती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो अभी की कॉन्सेप्ट हैं और क्या हमें ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो जो टैक्स डिवोल्यूशन है, जो टैक्स डिवोल्यूशन है ये एक तरीके से रेफर करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो ये जो फाइनेंस कमीशन है ये डिसाइड करता है कि क्या प्रपोर्शन इसके अंतर्गत होना चाहिए सेंटर का जो नेट टैक्स रेवेन्यू है जो कि स्टेट्स को इसके अंतर्गत दिया जाना चाहिए। तो ये एक तरीके से जो डिवोल्यूशन है ये इसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमें वर्टिकल डिवोल्यूशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो सेंटर के द्वारा जो स्टेट को इसके अंतर्गत वर्टिकल डिवोल्यूशन किया गया, लेकिन ये जो वर्टिकल डिवोल्यूशन होगा ये स्टेट्स के बीच में भी बटेगा, तो इसके माध्यम से जो फाइनेंस कमीशन है वह हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन भी इसके अंतर्गत बताता है, यानी कि सेंटर के द्वारा जो सारे स्टेट्स हैं उनको कितना डिवोल्यूशन है और फिर स्टेट के बीच में कितना डिवोल्यूशन है इसके बारे में इसके अंतर्गत बताया जाता है। अगर हम बात करें इसमें वर्टिकल डिवोल्यूशन जैसे कि शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड ऑल स्टेट जो कि कंबाइंड होते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट है ये डिसाइड करता है कि कितना परसेंट सेंटर का जो डिविजिबल पूल है, इसके अंतर्गत जो डिविजिबल पूल होता है जिसके अंतर्गत जो भी टैक्सेस हैं जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी और जो भी इसमें शेयर किए जाने चाहिए स्टेट्स के साथ में, तो एक डिविजिबल पूल बना दिया जाता है उन टैक्सेस का, और उस डिविजिबल पूल के माध्यम से ही स्टेट को उसका शेयर दिया जाता है।
यानी कि 100% अगर होता है डिविजिबल पूल तो उसमें से निर्धारित किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि 100% में से कितना इस डिविजिबल पूल में से स्टेट को दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें अभी जो करेंटली निर्धारित किया गया है 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ये निर्धारित किया गया है कि 41% एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन, ये जो सेंटर का डिविजिबल पूल है उसमें से 41% जो है वह स्टेट को इसके अंतर्गत दिया जाएगा। यानी कि जो 100% है उसमें से जो 41% है वह स्टेट के लिए इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही इसमें जो हायर शेयर है, जो मोर मनी है जो कि स्टेट को, जबकि जो सेंटर है एक तरीके से इसमें रिक्वायरमेंट है मोर फंड्स फॉर द डिफेंस एंड जो नेशनल स्कीम्स है उसके लिए आवश्यकता है, तो इसलिए ही इसमें 41 शेयर स्टेट्स के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की, तो ये हमने अभी बात की 41% की, तो ये हमने बात की वर्टिकल डिवोल्यूशन के बारे में। लेकिन इसके बाद हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन भी करना होगा, स्टेट्स के बीच में भी निर्धारित करना होगा कि स्टेट्स को कितना इसमें फंड मिलेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है जो कि शेयरिंग किया जाता है इस एमंग्स द स्टेट। जब भी इसके अंतर्गत जो 41% का जो पूल निर्धारित किया जाता है जो कि डिवाइड किया जाएगा 28 स्टेट्स के लिए, और इसके लिए एक फॉर्मूला इसके अंतर्गत निर्धारित किया जाता है। हम जान लेते हैं कि वह फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बात करें उस फॉर्मूले के बारे में तो ये जो फॉर्मूला है वह एक चार्ट के द्वारा हम समझ लेते हैं। इसमें कुछ क्राइटेरिया रखे जाते हैं। ये कुछ क्राइटेरिया हैं जैसे कि इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन इसके अंतर्गत 2011 की ली जा रही है क्योंकि अभी रिसेंट सेंसस हुआ ही नहीं है, तो इसमें जो पॉपुलेशन निर्धारित की गई है वह 2011 की ली गई है। इसके साथ ही डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या रहा है, यानी कि वहां की जो डेमोग्राफी है वह किस तरीके से रही है, या एजेड पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा है या यंग पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा है, तो उसकी भी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के आधार पर उन स्टेट को इसके अंतर्गत डिवोल्यूशन दिया जाता है। इसके साथ ही एरिया क्या है उस स्टेट का, ये भी इसके अंतर्गत देखा जाता है। साथ ही साथ फॉरेस्ट कितना इसके अंतर्गत ग्रो किया गया है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, उसके आधार पर भी इसमें डिवोल्यूशन किया जाता है। इसके साथ ही स्टेट के द्वारा कौन कौन से टैक्स लगाए गए, क्या क्या फिस्कल एफर्ट्स किए गए स्टेट के द्वारा, उसका भी निर्धारण इसके अंतर्गत एक कैटेगरी के रूप में, क्राइटेरिया के रूप में रखा जाता है। साथ ही साथ उस स्टेट का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडिया की जीडीपी में, उसका भी इसके अंतर्गत निर्धारण किया जाता है, उसको भी एक क्राइटेरिया के रूप में लिया जाता है। तो ये जो 7 क्राइटेरिया है उसके आधार पर जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है डिफरेंट स्टेट्स के लिए, यानी कि जो 28 स्टेट्स में जो 41% का जो पूल आया सेंटर की तरफ से, तो वह स्टेट के बीच में किस तरीके से बटेगा, तो वह इन 7 क्राइटेरिया के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर हम बात करें 7 क्राइटेरिया की, तो इन 7 क्राइटेरिया का भी कुछ परसेंटेज इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। तो उन दोनों के परसेंटेज जैसे कि 15 फाइनेंस कमीशन जो कि 2021 से 26 तक जो लागू था, उसके बाद 16 फाइनेंस कमीशन ने उसमें क्या डिफरेंस लाया है उसके बारे में इसके अंतर्गत हम जान लेते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहां पर भी ऐसे चेंजेस किए जाते हैं वहां पर एक चांस बनता है कि प्रीलिम्स में वह क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इसमें 7 क्राइटेरिया तो आपको ध्यान रखना है कि ये 7 क्राइटेरिया के आधार पर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन किया जाता है। इसमें जो 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो इनकम डिस्टेंस ली गई थी, वह पहले इसमें 45% कंट्रीब्यूशन लिया जाता था, लेकिन अब उसको कम करके 42.5% कर दिया गया है। यानी कि ये कितना कर दिया गया है, 42.5%। इसके साथ ही जो पॉपुलेशन जो कि 2011 की पॉपुलेशन ली जा रही है, पहले इसका कंट्रीब्यूशन हुआ करता था 15%, जो कि इसके अंतर्गत बढ़ाकर कर दिया गया है 17.5%। इसके साथ ही डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी इसमें 12.5 हुआ करता था, जिसको कम करके इसमें 10% कर दिया गया है। एरिया की अगर हम बात कर लें तो पहले 15% हुआ करता था, जो कि अब इसके अंतर्गत 10% हो गया है। फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो पहले ये 10% हुआ करता था, तो अब भी उसको 10% ही रखा गया है। इसके साथ ही टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट की अगर हम बात करें
तो पहले ये 2.5% हुआ करता था, लेकिन अब इसका परसेंटेज अब 0 कर दिया गया है, यानी कि इसको अब निर्धारित नहीं किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो 15 फाइनेंस कमीशन में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार ऐसा क्राइटेरिया रख के इसको 10% इसको एक स्थान दिया गया है। यानी कि ये जो टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट है, इस क्राइटेरिया की जगह इसमें कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ये क्राइटेरिया लाया गया है। यानी कि इसके अंतर्गत आपको 6 क्राइटेरिया के आधार पर इसमें हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन किया जाएगा। तो इसमें आपको ये परसेंटेज ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकम डिस्टेंस का जो परसेंटेज है वह कम किया है या ज्यादा किया है। तो ये सारी चीजें इस प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसमें आपको जो परसेंटेज दिए गए हैं एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिए। साथ ही साथ इसमें आपको क्राइटेरिया तो एक तरीके से आपको याद होने ही चाहिए, तो ये आपको इसके अंतर्गत देखना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारी जो वर्टिकल डिवोल्यूशन हो गया, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन हो गया, लेकिन सेकंड जो हमने इसकी जो फाइनेंस कमीशन की वर्किंग के बारे में देखा था कि ये ग्रांट्स एंड एड के बारे में भी बताता है, उसके प्रिंसिपल्स भी इसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये जो सेंट्रल डिविजिबल पूल्स है तो उन्होंने 41% स्टेट्स के लिए निर्धारित कर दिया, साथ ही साथ स्टेट्स के बीच में भी हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन उनके द्वारा कर दिया गया। लेकिन इसके बाद ग्रांट्स एंड एड के लिए जो कि एक्स्ट्रा मनी होती है, जो कि स्पेसिफिक नीड्स के लिए सेंटर के द्वारा स्टेट को दी जाती है। तो आर्टिकल 280 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के अंतर्गत इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो कमीशन है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया है प्रिंसिपल जो कि एक तरीके से गवर्न करेगा ग्रांट्स एंड एड को, जो कि एक रेवेन्यू होगा स्टेट्स को दिया जाएगा सेंटर के द्वारा। तो इस आर्टिकल के अंतर्गत निर्धारित किया गया है ग्रांट्स एंड एड के बारे में। अगर हम बात करें अंडर द आर्टिकल 275, तो प्रेसिडेंट इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाएगा कुछ इसके अंतर्गत जो सम्स होंगे जो कि चार्ज किए जाएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया है उसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट्स एंड एड दिए जाते हैं स्टेट को, जो कि डिटरमाइन किए जाते हैं नीड ऑफ द असिस्टेंस, उनको कितनी आवश्यकता है सहायता की, साथ ही साथ कंसीडर किया जाता है रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन के आधार पर। यानी कि 275 के अंतर्गत भी ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट इसके अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी कि सेंटर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट्स एंड एड प्रोवाइड कराया जाता है, एक असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है स्टेट्स को, लेकिन ये जो रिकमेंडेशंस दी जाती है वे फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही दी जाती है। इसके साथ ही कुछ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे कि ये जो ग्रांट्स हैं जो कि उसमें जो भी गैप आता है रेवेन्यू के बीच में, जिसकी सेंटर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उनकी रिसीप्ट कितनी प्राप्त हुई, तो उनके बीच में जो भी डिफरेंस है तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए सेंटर के द्वारा इसके अंतर्गत कुछ ग्रांट्स दिए जाते हैं। तो वह इसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ स्पेसिफिक ग्रांट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन ये जो कमीशन है इसमें रिकमेंड नहीं करता कोई भी एनी सेक्टर स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स को इसके अंतर्गत हमें देखने को नहीं मिलती। यानी कि रेवेन्यू से संबंधित जो एक तरीके से जो ग्रांट दिए जाते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट होते हैं वो तो कमीशन के द्वारा इसमें रिकमेंड किए जाते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक ग्रांट है या स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट है वह इस कमीशन के द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अंतर्गत तो इसमें लोकल बॉडी ग्रांट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो भी इसके अंतर्गत जो भी इस लोकल बॉडीज होती हैं जो कि क्लासिफाइड की जाती है, इसमें बेसिक और जो परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि अर्बन लोकल बॉडी होती है इसके उनके बेसिक हो गए, परफॉर्मेंस हो गए, जो भी उनका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी अर्बनाइजेशन प्रीमियम जो कंपोनेंट्स हैं वह इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराए जाते हैं लोकल बॉडी ग्रांट्स के रूप में। तो इसकी भी रिकमेंडेशंस इसके अंतर्गत दी जाती है। इसके साथ ही कुछ डिजास्टर ग्रांट होते हैं, यानी कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसने कंटिन्यू किया है प्रीवियस जो डिजास्टर रिस्क फाइनेंशियल जो अप्रोच थी उसको इसके अंतर्गत अपनाते हुए उन्होंने एम्फेसाइज किया गया है कि जो रिलीफ मिटिगेशन जो फंड है उसके अंतर्गत इंस्टीट्यूशनलाइज उसको किया जाना
चाहिए। इसके साथ ही जो पास्ट एक्सपेंडिचर जो एनालिसिस है, टेक्नोलॉजी लेड जो मैनेजमेंट है, वह एक तरीके से इनहेंस किया जाना चाहिए। स्टेट लेवल जो डिजास्टर रेजिलियंस है वह इसको बढ़ा सकता है। तो इस तरीके के इसमें डिजास्टर रिलीफ फंड उनके द्वारा प्रोवाइड किए जाने चाहिए, उससे संबंधित ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ये 16 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखना है कि जो इवोल्यूशन हुआ है हमारे फाइनेंस कमीशन का, जो कि फर्स्ट से 16 तक हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 1951 की, तो इंडिया जो 16 फाइनेंस कमीशन है, जो कि हर 5 साल के लिए ये फाइनेंस कमीशन निर्धारित किए जाते हैं। और ये फर्स्ट टू 6 फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो 1951 से लेकर 1980 तक हमें देखने को मिलता है। और इसका जो फोकस हमें देखने को मिलता था वह एक तरीके से फिलिंग स्टेट्स के रूप में, यानी कि जो भी रेवेन्यू गैप्स हैं उसको किस तरीके से फिल किया जाना है, जो भी शॉर्टफॉल जो गैप्स देखने को मिल रहे हैं उसको किस तरीके से फिल किया जाना है। तो इस तरीके की रिकमेंडेशंस इसमें फर्स्ट टू 6 फाइनेंस कमीशन में हमें देखने को मिलती थी। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो भी शॉर्टफॉल हुआ और जो भी अर्न और जो स्पेंड के बीच में, और इसमें जो स्टेट का शेयर हुआ करता था ये लगभग 35 से लेकर 40% तक ही हुआ करता था। इसके बाद में अगर हम बात करें 7 फाइनेंस कमीशन की, तो इसमें रिकमेंड किया गया था 100% एक्साइज ड्यूटी जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है फॉर कलेक्टिंग स्टेट्स, और 40% जो एक्साइज ड्यूटी है ऑन द अदर कमोडिटीज, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द स्टेट्स। यानी कि इसमें स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाने का इसके अंतर्गत प्रयास किया गया, और स्टेट को भी एक्साइज ड्यूटी पर इसके अंतर्गत पावर दी गई। इसके बाद ही अगर हम बात करें 10th फाइनेंस कमीशन की, तो ये 1995 से 2000 के बीच में हमें देखने को मिला। ये जो 10th फाइनेंस कमीशन है इसके द्वारा रेज कर दिया गया शेयर ऑफ द स्टेट, जो कि 47.5% इसको कर दिया गया था। इसके साथ ही 14 फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें 2015 से 20 के लिए, तो इसके अंतर्गत स्टेट के लिए रेज किया गया और 42% इसको कर दिया गया। और इसमें सेंटर ने एक तरीके से रैशनलाइज किया जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है, जिसके अंतर्गत जो भी सेंटर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है कुछ स्कीम्स के अंतर्गत, जिसमें कुछ शेयर रहता है इसमें सेंटर का और कुछ शेयर रहता है स्टेट का, तो उन्होंने रैशनलाइज किया इसके अंतर्गत सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो भी एक्स्ट्रा इसके अंतर्गत स्टेट को दिया जाना चाहिए तो वह इनके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। इसके साथ ही 15 फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो इसमें स्लाइटली रिड्यूस कर दिया गया था 41% शेयर, क्योंकि इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो 1% जो फंड था वह उसके लिए निर्धारित करते हुए इसमें 41% इसको निर्धारित किया गया। और ये एक तरीके से बिग पुश था फॉर द लोकल बॉडीज के लिए, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के लिए, और प्रमोट किया जाना था परफॉर्मेंस ग्रांट्स को, यानी कि मनी जब इसके अंतर्गत दी जाएगी तो वह उनके परफॉर्मेंस के आधार पर दी जाएगी। और ये परफॉर्मेंस कैसे निर्धारित किया जाएगा कि टाइमली उसका ऑडिट किया जाएगा उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं उसके अंतर्गत, तो उसके परफॉर्मेंस के आधार पर ही उनको फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये जो हर जो कमीशन है बट रिफ्लेक्ट करते हैं इंडिया की चेंजिंग नीड्स को, यानी कि ये पॉवर्टी को एक तरीके से रिड्यूस किया है। हमारे जो 1950 में जब फाइनेंस कमीशन का निर्धारण किया गया तो तब से जो पॉवर्टी जो रिड्यूस हुई है तो वह एक तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अर्बनाइजेशन जो लगातार बढ़ता जा रहा है, डिजास्टर्स के लिए भी इसके अंतर्गत फंड एलोकेट करने की बात की जा रही है, तो ये चेंजेस भी हमें फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन की जो हमने बात की, इसके साथ ही अगर हम बात करें 16 फाइनेंस कमीशन की, तो ये जो 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा सबमिट की गई अपनी रिपोर्ट को नवंबर 2025 के अंतर्गत, जिसके बाद इसको पार्लियामेंट में रखा गया था फरवरी 2026 को। इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये जो 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है। अगर हम बात करें टर्म ऑफ द रेफरेंस के बारे में फॉर द 16 फाइनेंस कमीशन के लिए, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू की बात की गई,
ये जो कमीशन है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया कि डिविजिबल जो टैक्सेस हैं उनको शेयर किया जाए यूनियन और स्टेट के बीच में। इसके साथ ही कुछ गाइडलाइंस दी गई ग्रांट्स इन एड के लिए, और इसको जो प्रिंसिपल्स दिए गए कि किस तरीके से ग्रांट्स प्रोवाइड कराई जाएंगे सेंटर के द्वारा स्टेट को। इसके साथ ही जो बूस्टिंग जो फंड है फॉर द लोकल गवर्नमेंट के लिए, इनके द्वारा सजेस्ट किए गए मेजर्स जो कि स्ट्रेंथन करेंगे स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को, जो कि सपोर्ट कर पाएंगे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को। यानी कि जो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसको स्ट्रेंथन करने का इस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया है, जिसके माध्यम से वह पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को इसके अंतर्गत स्ट्रेंथन कर पाएंगे। इसके साथ ही जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उनकी जो रिकमेंडेशंस भी इसके अंतर्गत निर्धारित करने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही जो रिव्यू किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट फंडिंग को, इनके द्वारा रिव्यू किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंशियल अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत, और इनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि इसके अंतर्गत कुछ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये जो 16 फाइनेंस कमीशन के जो कार्य हैं वह इसके अंतर्गत निर्धारित किए गए। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो मेजर रिकमेंडेशंस दी गई हैं इसमें जो 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, तो जो ग्रांट्स फॉर द लोकल बॉडी हैं वह इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। ये जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया ग्रांट जो कि लगभग 4.4 लाख करोड़ का है और 3.6 लाख करोड़ है फॉर द रूरल और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो 4.4 लाख करोड़ है वह रूरल बॉडीज के लिए है और जो 3.6 लाख करोड़ है वह अर्बन लोकल बॉडीज के लिए है। तो वह इसके अंतर्गत रिकमेंड किया गया है ग्रांट्स को। इसके साथ ही ये जो ग्रांट्स हैं ये डिवाइड किए जाएंगे बेसिक यानी कि 80% और जो परफॉर्मेंस जो बेस्ड रहेंगे वह 20% के आधार पर किए जाएंगे। यानी कि जो ग्रांट्स दिया जाना है उसमें 80% तो दिया ही जाएगा, लेकिन जो बाकी का 20% होगा अगर कोई पंचायत इसके अंतर्गत परफॉर्म करती है या रूरल लोकल बॉडी इसके अंतर्गत परफॉर्म करती है तो उसको दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो ये भी परफॉर्मेंस बेस्ड जो ग्रांट्स हैं वह भी इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ ही सारी जो लोकल बॉडीज हैं उनको एक तरीके से अवेलेबल कराया जाएगा अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ 3 एंट्री लेवल क्राइटेरिया के अंतर्गत। ये क्राइटेरिया क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकल बॉडी होना चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। इसके साथ ही दूसरा इसके अंतर्गत क्राइटेरिया होना चाहिए कि पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल और जो भी ऑडिटेड अकाउंट हैं लोकल बॉडीज के ये पब्लिक डोमेन में मौजूद होना चाहिए। तो सेकंड क्राइटेरिया इसके अंतर्गत रखा गया है इन ग्रांट्स के लिए। इसके साथ ही जो टाइमली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन है, यानी कि कई स्टेट में देखा गया है कई इसमें कि स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया ही नहीं चाहता, तो टाइमली स्टेट फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी क्राइटेरिया इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें बेसिक ग्रांट की, तो 50% ऑफ द जो बेसिक ग्रांट है जो कि यूनाइट एक तरीके से अनटाइड है और रेस्ट इसके अंतर्गत जो 50% है इसको टाइड किया गया है सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट के लिए। यानी कि 50% तो ऐसा है ग्रांट की आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो 50% जो ग्रांट है वह आपको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज करना है, सैनिटेशन के लिए यूज करना है या वाटर मैनेजमेंट के लिए इसके अंतर्गत यूज करना उसको अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही इसमें जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट इसमें दिए गए हैं ये जो कंपोनेंट है एक तरीके से टाइड किया गया है टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड वाटर और जो मैनेजमेंट सिस्टम है इन द सिटीज और उनकी जो पॉपुलेशन है बिटवीन द 10 to 40 लाख एज पर द 2011 सेंसस के अंतर्गत। तो इनकी जो ग्रांट है एक तरीके से 56,100 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत रिकमेंड किए गए हैं ओवर द 5 इयर्स के लिए। यानी कि इसके अंतर्गत जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट भी इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाई गई है।
इसके साथ ही अगर हम बात करें जो अर्बनाइजेशन प्रीमियम ग्रांट भी दिया गया है, जो कि रिलीज किया जाएगा स्टेट्स को एज वन टाइम ग्रांट के रूप में फॉर द मर्जर ऑफ पेरी अर्बन जो विलेजेस हैं इनटू द एडजॉइनिंग जो अर्बन लोकल बॉडीज के अंतर्गत, उस एरिया के अंतर्गत उनको मर्ज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ फॉर्मुलेशन किया जाएगा रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन पॉलिसी का, और 10,000 करोड़ इसके अंतर्गत रिकमेंड किए गए हैं अंडर द अर्बनाइजेशन प्रीमियम कंपोनेंट के रूप में। तो ये भी इसके अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है कि अर्बन जो इसमें प्रीमियम ग्रांट के रूप में कितना फंड एलोकेट किया गया है, तो 10,000 करोड़ इसके अंतर्गत किया गया है। एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट है, एक ग्रांट्स फॉर द लोकल बॉडी है, जिसके अंतर्गत 50% अनटाइड रखा गया है और 50% इसके अंतर्गत टाइड रखा गया है। और 80-20 का रेशियो भी हमें देखने को मिलता है कि जो बेसिक है 80% इसके अंतर्गत रहेगा, जो कि एक तरीके से सभी को दिया जाएगा, लेकिन 20% ऐसा रखा गया है जो कि परफॉर्मेंस के आधार पर इसको दिया जाएगा। तो ये जो ग्रांट्स हैं इसके अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट भी हमें देखने को मिलता है। इसमें जो कमीशन है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट कॉर्पस, जो कि लगभग 2,04,401 करोड़ का है, और इसके अंतर्गत फॉर द स्टेट डिजास्टर रिलीफ एंड मैनेजमेंट फंड के रूप में। और ये जो कॉस्ट शेयरिंग जो पैटर्न है बिटवीन द सेंटर और स्टेट के बीच में, जिसके अंतर्गत रिकमेंड किया गया है कि 1910 जो रहेगा फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए और हिमालयन स्टेट के लिए रहेगा, जो कि एक तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है उनके लिए। जो हिमालयन और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उसमें सेंटर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वह 90 होता है, जबकि स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वह 10% का होता है। इसके साथ ही जो ऑल अदर जो स्टेट है उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है सेंटर का वह 75 का होता है, और 25 स्टेट को इसके अंतर्गत कंट्रीब्यूट करना होता है। तो ये इसके अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट के रूप में इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही इसमें जो सेंटर का जो शेयर है वह इसके अंतर्गत जो निर्धारित किया गया है वह किया गया है 1,55,916 करोड़ रुपीस, जो कि किसके लिए है, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट के रूप में। तो ये कई सारे जो ग्रांट्स हैं इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया गया है 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इसमें नेक्स्ट जो हमें देखना है वह ये देखना है कि जो सेस और जो सरचार्ज होते हैं वह इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किए जाते, जो कि सेंट्रल डिविजिबल जो पूल बनता है वह फाइनेंस कमीशन का जो सेंट्रल डिविजिबल पूल होता है उसके अंतर्गत सेस और जो सरचार्ज होता है वह इसके अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते उस डिविजिबल पूल के अंतर्गत। यानी कि सेस और सरचार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह स्टेट को इसके अंतर्गत नहीं किया जाता। अगर हम बात करें सेस और सरचार्ज के अंतर के बारे में, तो जो सेस होता है एक स्पेशल टैक्स होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिवाइड किया जाता है, और ये एक तरीके से आपके जो एग्जिस्टिंग टैक्स होते हैं जैसे कि एक इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, तो उसके अंतर्गत ही एक तरीके से टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, सेस लगा दिया जाता है, और ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। यानी कि जैसे एजुकेशन सेस आपको देखने को मिलता है, तो एजुकेशन सेस जो लगाया जाएगा वह एजुकेशन पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा, उसका अनदर कहीं यूज नहीं किया जा सकता। तो यानी कि स्पेसिफिक पर्पस के अंतर्गत ये लगाया जाता है, और ये एग्जिस्टिंग जो टैक्स होते हैं उनके साथ ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, अलग से इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, क्लीनिंगनेस, और जो भी एग्जांपल जैसे स्वच्छ भारत सेस के रूप में, सैनिटेशन सेस के रूप में ये हमें देखने को मिलता है, और इसका जो पैसा होता है उसी के पर्पस के लिए खर्च किया जाता है, जो कि डिविजिबल पूल का ये हिस्सा नहीं होते। इसके साथ ही सरचार्ज की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से एडिशनल टैक्स होता है, यानी कि ये एक हाई इनकम जो अर्नर हैं उनके लिए ये एक तरीके से सरचार्ज लगाया जाता है। जैसे कि एक लिमिट रख दी जाए कि जैसे 40 करोड़ से ऊपर कोई कमाता है तो उस पर इतना सरचार्ज लगाया जाएगा, तो हाई इनकम जो अर्नर हैं उनको इसके अंतर्गत सरचार्ज लगाकर गवर्नमेंट उससे एक तरीके से टैक्स वसूल सकती है। यानी कि एक तरीके से प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन होता है तो वह इसके अंतर्गत निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़े तो उसके अंतर्गत हम सरचार्ज लगाकर एक गवर्नमेंट में भी कंट्रीब्यूशन इसके अंतर्गत
बढ़ा सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है एक तरीके से प्रोग्रेसिव सिस्टम कहा जाता है। तो जो सेस के द्वारा जो वसूला जाता है और जो सरचार्ज के द्वारा इसमें जो लिवाय किया जाता है और जो कलेक्ट किया जाता है, वह जो सेंटर का डिविजिबल पूल होता है जो कि स्टेट के साथ शेयर करना होता है, तो वह इसके अंतर्गत शामिल नहीं होते, ये सेस और सरचार्ज। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि ये जो फिस्कल रोड मैप की जो इसमें बात की गई है उसके बारे में, तो ये जो कमीशन है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया है कि जो सेंटर है वह इसमें जो फिस्कल डेफिसिट जो बढ़ा हुआ है उसको 3.5% तक लेकर आना है, जो कि कब तक लेकर आना है, 2030-31 तक। इसके साथ ही इसमें रिकमेंड किया गया है कि जो एनुअल फिस्कल डेफिसिट जो लिमिट है स्टेट की उसको 3% पर लेके आना है, 3% ऑफ द जीएसडीपी के रूप में। इसके साथ ही इसमें बैन लगाया गया है जो ऑफ बजट जो बोरोइंग्स होती हैं उनके ऊपर। 16 फाइनेंस ने कहा है कि स्ट्रिक्टली डिस्काउंट कर दिया जाता है प्रैक्टिस ऑफ जो ऑफ बजट जो बोरोइंग्स होती हैं स्टेट के लिए, उनको एक तरीके से सारी जो बोरोइंग्स होती हैं उसको एक बजट के अंतर्गत ही लाना चाहिए। इसके अंतर्गत ऑफ बजट बोरोइंग्स इसके अंतर्गत नहीं की जानी चाहिए। इसके साथ ही ये जो कमीशन है ये प्रोजेक्ट करता है कि जो कंबाइंड डेब्ट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, ये डिक्लाइन होना चाहिए 77.3% जो अभी प्रेजेंट में है, और जो 2026-27 में है उसको कम हो जाना चाहिए 73.1% ऑफ द जीडीपी 2030-31 तक। इसके साथ ही अगर हम बात करें, इन्होंने पावर सेक्टर रिफॉर्म की भी बात की है। इसमें जो कमीशन है उनके द्वारा रिकमेंड किया गया है कि जो स्टेट है उनको एक्टिवली परस्यू करना चाहिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि जो डिस्ट्रॉकॉम कंपनी का जो प्राइवेटाइजेशन है उसको सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको इसके अंतर्गत परस्यू करने की रिकमेंडेशंस इनके द्वारा दी गई है। इसके साथ ही इसमें जो सील्ड है प्राइवेट इन्वेस्टर फ्रॉम द डेब्ट बर्डन आफ्टर द डिस्कॉम टेक ओवर, तो इसमें जो स्पेशल जो पर्पस व्हीकल है वह इसके अंतर्गत क्रिएट करके जिसमें जो डेब्ट है उसको एक तरीके से बेयर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसने डिस्कॉम के जो प्राइवेटाइजेशन का रिकमेंडेशन 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उन्होंने सब्सिडी एक्सपेंडिचर के बारे में भी बात की है। सब्सिडी एक्सपेंडिचर के रूप में जो 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि जो स्टेट हैं वे रिव्यू करेंगे, रैशनलाइज करेंगे अपनी सब्सिडी जो एक्सपेंडिचर उनके द्वारा किया जा रहा है, तो उसको रैशनलाइज करने का इनके द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए स्टेट्स के द्वारा। तो ये रिकमेंडेशन दी गई है स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा। इसके द्वारा जो कमीशन है एक तरीके से जो स्कीम है जो कि प्रोवाइड कराती है अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर, और जो भी एक तरीके से ये जो ट्रेंड बन रखा है तो उसको रिव्यू करने की इसके अंतर्गत आवश्यकता है। यानी कि जो रेवड़ी जो कल्चर स्टेट ने जो बना रखा है उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है। इसके साथ ही इनके द्वारा रिकमेंड किया गया है कि सेट किए जाए एक क्लियर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया और एक रिगरस रिव्यू प्रोसेस इसके अंतर्गत निर्धारित की जाए फॉर द इफेक्टिव टारगेटिंग, और इसके अंतर्गत जो डिस्काउंट इसके अंतर्गत दिया जाना चाहिए फाइनेंशियल और जो सब्सिडीज दी जानी चाहिए, तो उनका एक रिव्यू प्रोसेस के बाद उनको डिस्पर्स किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ये जो कमीशन है इसमें लैक ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन इन द डिफाइनिंग अकाउंटिंग ऑफ द सब्सिडीज और ट्रांसफर्स पर जो अक्रॉस द स्टेट किया जाता है उसके बारे में भी इनके द्वारा कमेंट किया गया है। इसके अंतर्गत ऑब्जर्व किया गया है कि जो सब्सिडीज हैं और जो ट्रांसफर्स हैं अक्रॉस द स्टेट जो कि एक तरीके से मिस क्लासिफाइड होते हैं, और जो असिस्टेंस जो ग्रांट्स हैं और जो अदर एक्सपेंडिचर्स हैं, तो इस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया है कि एडॉप्शन किया जाए यूनिफॉर्म अप्रोच फॉर द अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ सब्सिडीज एंड ट्रांसफर्स के लिए। यानी कि इसमें कोई भी एक तरीके से क्राइटेरिया निर्धारित किया जाए, एक स्टैंडर्डाइजेशन निर्धारित किया जाए कि किस आधार पर आज में आपको फंड का ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके लिए सभी के लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तो ये जो कमेंट किया गया है वह इसमें कमेंट किया गया है 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा।
इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म की भी इनके द्वारा बात की गई है। ये जो कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि रिव्यू किया जाए क्लोजर ऑफ द 308 जो इनएक्टिव स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, तो भाई इनएक्टिव स्टेट में क्यों पहुंची इसका भी रिव्यू होना चाहिए। साथ ही साथ फॉर्मुलेशन होना चाहिए स्टेट लेवल पीएससी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी का, जो कि टारगेट करेगी कि ये जो इनएक्टिव अंडर परफॉर्मिंग जो स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको का डिसइन्वेस्टमेंट इसके अंतर्गत किया जा सके। इसके साथ ही स्टेट और जो यूनियन जो पीएससीज हैं जो कि एक तरीके से लॉसेस में चल रही हैं 3 आउट ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव ईयर के अंतर्गत, उनको प्लेस किया जाना चाहिए फॉर द रेस्पेक्टिव कैबिनेट कंसिडरेशन के लिए। और जो कैबिनेट है उनको डिसाइड किया जाना चाहिए कि उनका क्लोजर किया जाना है या उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए या उनका कंटिन्यूएशन किया जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरप्राइजेस के आधार पर। यानी कि अगर 4 कंसेक्यूटिव ईयर के अंतर्गत जैसे 4 ईयर हैं उसमें से 3 ईयर में वह लॉस में ही चल रही है, तो ऐसे में कैबिनेट कमेटी के द्वारा उसको रिव्यू करने की सिफारिश फाइनेंस कमीशन के द्वारा की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिले हैं 16 फाइनेंस कमीशन के। तो ये जो क्रिटिसिज्म देखने को मिला है वह देखने को मिला है डिविजिबल पूल इरोजन, यानी कि जो सेसेस हैं और जो सरचार्ज जो कि आपने बात की थी कि ये डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते, जो कि एक तरीके से जो स्टेट हैं लगभग 34-35% इफेक्टिवली अगर हम बात करें तो इसमें जो नॉट 41% अगर हम इफेक्टिवली सेस और सरचार्ज को हटा देते हैं तो वह इफेक्टिवली 34-35% रह जाता है, ये 41% नहीं होता। तो ये एक तरीके से सदर्न जो स्टेट्स हैं वह ये कह रहे हैं कि इसमें सेस का इंक्लूजन भी किया जाना चाहिए। यानी कि इसके अंतर्गत जो इसमें डिविजिबल पूल के अंतर्गत इनकम टैक्स का तो इसमें डिविजिबल पूल में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, लेकिन सेस को उसके अंतर्गत छोड़ दिया जाता है। तो अगर हम बात करें नेट की तो ये 34-35% रह जाता है, ये सदर्न स्टेट का कहना है। इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो हाई पॉपुलेशन और जो पुअर स्टेट्स हैं उनको इसका फायदा हुआ है, जबकि हाई परफॉर्मिंग जो स्टेट्स है वह एक तरीके से उनको पिनलाइज किया गया। जैसे कि इसके अंतर्गत जो पॉपुलेशन ली गई है 2011 की ली गई है, तो 2011 की पॉपुलेशन लेने से जो सदर्न स्टेट के द्वारा उनका कंसर्न ये रहता है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए, तो उसके कारण से पॉपुलेशन उनकी कंट्रोल हुई। जबकि कुछ बीमारू राज्य हैं जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है उनके द्वारा इनिशिएटिव इस तरीके के नहीं लिए गए। तो सदर्न स्टेट का कहना है कि क्या हमने इसके अंतर्गत जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव लिए, जो हमने अच्छा काम किया उसका हमें एक तरीके से पिनलाइज उसके आधार पर किया जा रहा है, तो ये एक सदर्न स्टेट का कंसर्न होता है। यानी कि उन्होंने अच्छा काम किया लेकिन फिर भी उसका डिसएडवांटेज उनको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही इसमें टाइट डेफिसिट कैप्स इसके अंतर्गत लगाई गई है कि जो फिजिकल डेफिसिट है ये 3% पर लाना है जीएसडीपी के, जो कि एक तरीके से स्क्विश कर देगी जो भी उनकी वेलफेयर स्पेंडिंग्स हैं स्टेट्स की, उसको इसके अंतर्गत कम कर देगी। तो ये भी कंसर्न्स इसके अंतर्गत जताए गए हैं। इसके साथ ही कुछ कंडीशनल ग्रांट्स भी दिए गए हैं, यानी कि जो कंडीशनल ग्रांट्स जो कि एक तरीके से मोर स्ट्रिंग जो कि अटैच कर दिए गए हैं रिड्यूसिंग ऑटोनॉमी, यानी कि ऐसी कुछ कंडीशंस रख दी गई हैं जिसके आधार पर ही कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो एक तरीके से स्टेट की ऑटोनॉमी को इसके अंतर्गत रिड्यूस करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही इरेगुलर जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, कई जो स्टेट हैं एक तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन उनके द्वारा कभी बनाया ही नहीं गया, यानी कि इसमें जो डिस्टर्ब कर देगा प्रेडिक्टेबल जो फिस्कल डिवॉल्यूशन है, जो कि एक तरीके से लोकल गवर्नेंस को उसके अंतर्गत कम करने का प्रयास करेगा। तो ये भी कंसर्न कई स्टेट का देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसमें जो चैलेंजेस हैं लोकल बॉडीज जो फाइनेंसिंग में, तो जो लो रेवेन्यू इसके अंतर्गत देखा गया है कि जो लोकल बॉडीज हैं और जो रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट है ओनली अराउंड 0.4% ऑफ द जीडीपी है, जो कि काफी लो है कंपेयर टू द जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके। और जो प्रॉपर्टी टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है वह एक तरीके से इनएफिशिएंट है और अंडर एसेस्ड उसको रखा
गया है। इसके साथ ही हैवी इंडिपेंडेंस रखी गई है ऑन द ग्रांट्स, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो लोकल बॉडीज हैं एक तरीके से रिलाई करेंगी ओवरवेलमिंगली ऑन द ट्रांसफर फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट के द्वारा, यानी कि उनको जो ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए वह एक तरीके से उनको फिजिकल ऑटोनॉमी उनकी लिमिट कर दी गई है, और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो कैपेसिटी है एक तरीके से उनकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सेंटर और स्टेट पर उनको एक तरीके से आश्रित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिमिट किया है एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल जो एक्सपर्टीज होनी चाहिए जो कि अफेक्ट करती है बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए फंड्स का, तो वह इसके अंतर्गत कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स इसके इस फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं उसके अंतर्गत देखने को मिले हैं। तो ये जो चैलेंजेस है, ये जो क्रिटिसिज्म है, ये 16 फाइनेंस कमीशन के हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें आगे के रास्ते की, यानी कि आगे इसका क्या होना चाहिए, तो इसमें कुछ रिफॉर्म की जरूरत हमें देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कैप है सेसेस पे अंडर द आर्टिकल 270 ऑफ द अमेंडमेंट, तो जो जीएसटी काउंसिल है जो कि एक तरीके से रेवेन्यू न्यूट्रल जो रेट को निर्धारित करती हैं, तो उनमें स्टेट इसमें जो एम्पावर किया जाना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन को, उनको कुछ टीथ दिए जाने चाहिए कि वह भी कुछ इसके अंतर्गत रिकमेंड कर पाए। इसके साथ ही जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसमें रीअसेस किया जाना चाहिए बैलेंस बिटवीन द शेयरेबल और नॉन शेयरेबल जो रेवेन्यूज हैं, जो कि इसमें फिस्कल जो इम्बैलेंस है स्ट्रक्चरल, तो उसको भी इसमें एड्रेस करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रैशनलाइज किया जाना चाहिए सेसेस, और जो सरचार्ज हैं जो कि स्ट्रेंथन करते हैं ट्रस्ट और जो एक्सपेंड करते हैं इफेक्टिव डिविजिबल पूल को, तो ये एक तरीके से रैशनलाइज करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि जो स्टेट्स के कंसर्न हैं उनको दूर किया जा सके। इसके साथ ही इंस्टीट्यूशनल जो डायलॉग्स हैं थ्रू द बॉडीज लाइक द इंटर स्टेट काउंसिल्स, जीएसटी काउंसिल्स जो कि डिपेंड है टू द प्रमोट कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म के लिए, और उसके अंदर का जो कोऑर्डिनेशंस हैं ऑफ फिस्कल डिपेंडेंसीज, फिस्कल जो प्लानिंग्स हैं इनके माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे कि स्टेट्स को भी इसके अंतर्गत उनको लगे कि इसमें जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, इसमें जो भी डिसीजन लिए गए हैं उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन इसके अंतर्गत है। इसके साथ ही जो 16 फाइनेंस कमीशन है ये स्ट्रेंथन करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, जिसमें स्टेट्स और जो सेंटर है वर्किंग करते हैं एज अ पार्टनर के रूप में, जबकि इसके अंतर्गत कॉम्पिटिटिव जो फेडरलिज्म है जो कि एक तरीके से रिवॉर्ड करता है बेटर परफॉर्मेंस को, तो वह भी इसके अंतर्गत हमें देखने को मिला है। तो ये एक तरीके से इसमें कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की और भी हमें इसके अंतर्गत देखने को चाहिए, यानी कि इसमें जो भी बेहतर जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी इसके अंतर्गत अच्छा फंड्स प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, साथ ही साथ इसके अंतर्गत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो ये आगे का रास्ता इसके अंतर्गत हो सकता है। तो ये हमने बात की इसमें 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम इसके सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई, क्या क्या क्राइटेरिया रखा जाता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए, वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है, सेंट्रल डिविजिबल पूल क्या होता है, सेशन सरचार्ज क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर के अंतर्गत होलिस्टिकली इसके अंतर्गत कवर करने का प्रयास किया। तो ये जो हमारा जो चैनल है एडुकेबल आईएएस चैनल, जिससे आप जुड़ सकते हैं, इसी तरीके के वीडियोस हम आपके सामने लेकर आएंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको जो कॉम्प्रिहेंसिव जो नोट्स हैं यूपीएससी के लिए, वह ये नोट्स इसमें आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जो कि एक तरीके से आपको नोट्स के रिगार्डिंग जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, जिस पर आपको पूरे यूपीएससी के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि एक मिनिमल रेट में ही आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब द एडुकेबल आईएएस। थैंक यू।